गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग व्याकरण की पढ़ाई शुरू कर चुके थे और व्याकरण पढ़ाने के क्रम में मैं आप सभी को पिछली कक्षा में भाषा पढ़ा चुकी थी और आज की कक्षा में मैं आप सभी को वर्ण विचार इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी। आप लोग मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वर्ण विचार टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है। तो आइए हम लोग व्याकरण से परिचित होते हैं। व्याकरण भाषा का व्यवस्थित रूप व्याकरण कहलाता है। क्या बताया गया कि भाषा का व्यवस्थित रूप व्याकरण कहलाता है। और भी कुछ बताया जा रहा है, यह भाषा को नियमों में बांधता है और उसे परिष्कृत भी करता है। क्या बताया जा रहा है? भाषा का व्यवस्थित रूप का अर्थ होता है पूरी तरह से सजा हुआ, जो बोलने में, सुनने में और देखने में जो भाषा सुंदर लगती है उसे व्यवस्थित भाषा कहते हैं। तो यह भाषा को व्यवस्थित करता है, मतलब व्याकरण भाषा को बोलने, सुनने, देखने इत्यादि में सुंदर बनाता है और साथ ही साथ यह भाषा को नियमों में भी बांधता है। नियमों में बांधता है, इसका अर्थ हुआ स्त्रीलिंग के साथ कैसी भाषा का प्रयोग हो, पुल्लिंग के साथ कैसी भाषा का प्रयोग हो, एक वचन बहुवचन के साथ कैसी भाषा का प्रयोग हो, इन सारे नियमों का निर्माण व्याकरण करता है और साथ ही साथ उसे परिष्कृत भी करता है। परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध करना। जैसे भाषा में कुछ अशुद्धियां होती है तो भाषा, अशुद्ध भाषा कभी भी अच्छी नहीं लगती है, तो उस तरह की भाषा को परिष्कृत करने का काम, शुद्ध करने का काम व्याकरण करता है। तो भाषा के बारे में व्याकरण का क्या महत्व बताया गया कि व्याकरण के संबंध में हमें मालूम चला कि भाषा का व्यवस्थित रूप व्याकरण कहलाता है। यह भाषा को व्यवस्थित करता है और साथ ही साथ यह भाषा को नियमों में भी बांधता है और उसे परिष्कृत भी करता है। ये हमने जान लिया। अब आगे हम जानते हैं कि व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं। व्याकरण के भाग देखिए, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पिछली कक्षा में आपने व्याकरण के अंतर्गत जितने भी टॉपिक पढ़े, अगली कक्षा में आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा व्याकरण के अंतर्गत, और भी आपको जितने भी टॉपिक व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे, टॉपिक चाहे जितने भी हो वो, लेकिन वो इसी 3 में से किसी न किसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये भाषा के 3 अंग हैं और संपूर्ण व्याकरण इसी 3 में समाहित है। चाहे आप व्याकरण का कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने को मिले, वो इसी 3 में से किसी न किसी के अंतर्गत आएंगे। तो व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हम लोग आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बाद मैं आप सभी को शब्द विचार के बारे में पढ़ाऊंगी और शब्द विचार के बाद मैं आप सभी को वाक्य विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार देखिए, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है। क्या बताया गया वर्ण विचार के बारे में? कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो वर्ण है, इस वर्ण का ही शुद्ध लेखन, आपको शुद्ध वो लिखना आ जाए, शुद्ध उच्चारण, आपको वो शुद्ध उसका उच्चारण करना आ जाए, और साथ ही साथ वर्ण का कहाँ, कब, किस तरह से उसका शुद्ध तरीके से हम प्रयोग करेंगे, तो उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान आपको हो जाए, यही सब वर्ण विचार कहलाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है
चूंकि हम वर्ण विचार को समझ चुके कि ठीक है, वर्ण विचार तो वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है। ये तो ठीक है, मेरी समझ में आ गया। लेकिन अब आप पूछोगे, मैम ये तो हम समझ गए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, लेकिन आपने कहा कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है, लेकिन वर्ण किसे कहते हैं ये तो हमें नहीं पता। तो वर्ण किसे कहते हैं हम लोगों को ये बताइए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका निर्माण ध्वनि से होता है। क्या बताया गया? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है, इसका अर्थ हुआ सबसे छोटा अंग है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण ध्वनि से होता है। एक बार हम लोग फिर से पीछे चलते हैं। देखो, व्याकरण के भाग में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार है। तो भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आप सभी को भाषा पढ़ाने के अंतर्गत बताया था। वाक्य का निर्माण कैसे होता है? तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, ठीक। और शब्द कैसे बनता? तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो ये तो हमें समझ आ गई कि वाक्य कैसे बनता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, फिर वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। लेकिन वर्ण कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिल रहा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसका निर्माण ध्वनि से होता है। तो वर्ण का निर्माण कैसे होता है? ध्वनि से। अब ये ध्वनि क्या है, कैसा दिखता है, ये तो हमें नहीं पता। इसके बारे में हमें मालूम चलेगी आगे। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये ध्वनि क्या है। लेकिन पहले वर्ण को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वर्ण है क्या? उदाहरण: अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क, ख, ग आदि, ये सब वर्ण है। इसे वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि किसे कहते हैं, इससे परिचित कराने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट नॉलेज वाली बात बता रही हूँ। आप लोग ये अगर इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा तो कोई भी इंसान आपसे कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, और अगर आप जवाब दे देंगे तो बहुत तारीफ होगी आपकी। क्या है? वर्ण और अक्षर में अंतर। कई बार आपको सुनने को मिलता होगा वर्ण अक्षर, वर्ण अक्षर। आप सोचते होंगे कि ये दोनों शब्द एक ही है, इसे ही वर्ण कह सकते हैं, इसे ही अक्षर कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्ण और अक्षर क्या है और इन दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। और क्या अंतर है उसे मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ण और अक्षर में अंतर। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के खंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़े। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण के बारे में क्या बताया गया कि वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जबकि अक्षर के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। देखिए कितने नॉलेज वाली बात बताई गई। वर्ण के बारे में बताया गया कि उसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जबकि अक्षर के बारे में बताया गया कि उसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे? तो देखो, अक्षर में क, ख, ग, घ ये अक्षर है और अक्षर के बारे में बताया गया कि इसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। तो इसके टुकड़े हो सकते हैं या नहीं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि ये सारे व्यंजन वर्ण हैं और इसमें स्वर शामिल है, तो इसको हम खंड कर सकते हैं ना। क हलंत धन अ, ख देखो इसके टुकड़े हो गए, ख हलंत धन अ। ग में ग हलंत धन अ, ऐसे इत्यादि इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो क है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, ये टुकड़े हुए क हलंत धन अ। तो ये जो क है जिसके टुकड़े हो गए, तो जिसके टुकड़े हो सकते हैं ये अक्षर है ऊपर वाला। ये क जो अभी टूटा नहीं है, इसमें अ शामिल है, तो ये क अक्षर है क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन जब ये टुकड़े में हो गया क हलंत धन अ, अब ये टुकड़े में हो गया, तो अब जो ये क है जिसमें हलंत लग गया, ये जो अ है जो क से बाहर निकल चुका, अब ये दोनों वर्ण बन गया, क्योंकि वर्ण के संबंध में बताया गया कि वर्ण के खंड नहीं हो सकते हैं।
अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के आप खंड करके दिखाइए तो आप खंड नहीं कर सकोगे, कोई नहीं कर सकता है। तो अब ये वर्ण हो गया, मतलब ऊपर वाला जो क है ये अक्षर है और नीचे जो ये क हलंत है ये अ है, ये अब वर्ण है। वैसे ही ये ख है, इसके टुकड़े हो सकते हैं जैसे नीचे हुए, तो जिसके टुकड़े हो सकते हैं ये ऊपर वाला ख ये अक्षर है और इसके ख हलंत धन अ इसके टुकड़े हो चुके, इसके अब और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो अब ये दोनों वर्ण है। वैसे ही ग, इसके टुकड़े हो सकते हैं, ग हलंत धन अ, तो अब ये जो है ये दोनों ये वर्ण है, ग हलंत और अ ये वर्ण है और ऊपर वाला ग ये अक्षर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वर्ण। वर्ण यहाँ जैसे हमने अक्षर लिखकर डैश दे के लिखा, क ख ग घ इत्यादि ये सब अक्षर है। और अब वर्ण क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत इत्यादि ये सब हो गए वर्ण। इतना ही नहीं, स्वर वर्ण में जितने भी हैं अ, आ, ई, हर्ष, ई, दीर्घ, ई, हर्षु, वो सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब वर्ण का निर्माण ये हमें जानना था, जो कि हमने यहाँ पढ़ा। इसका वर्ण के संबंध में इसका निर्माण ध्वनि से होता है। अब हम यही समझेंगे यहाँ कि ये ध्वनि क्या है। वर्ण का निर्माण, वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है। वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। क्या बताया गया कि वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। और वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है और कैसे वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप बनता है। अब उदाहरण के लिए देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ, आ, क, ख इत्यादि। अब आप इसे मत देखिए, ये लिखा हुआ है, इसको भूलिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको बोलती हूँ, जैसे ये अ है, हमने इसे नहीं लिखा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए। हमने कहा अ, आपने सुना अ, जैसे ही हमने इसका मुंह से उच्चारण किया अ, आपने सुना, तो जब इसका केवल हमने उच्चारण किया और आपने केवल सुना तो ये ध्वनि है। मतलब ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। जैसे ही हमने अ का उच्चारण किया और आपने केवल सुना वो ध्वनि, लेकिन जैसे ही हमने उस अ को यहाँ लिख दिया अब ये वर्ण बन गया। ठीक वैसे ही हमने उच्चारण किया आ, आपने सुना आ, वो हमने यहाँ लिखा नहीं, केवल हमने कहा है और आपने सुना है, तो ये हो गया ध्वनि। और जैसे ही हमने इस आ को यहाँ लिख दिया अब ये बन गया वर्ण। क हमने कहा, आपने सुना, तो ये ध्वनि है, लेकिन जैसे ही हमने क को यहाँ लिखा तो अब ये वर्ण बन गया। ठीक वैसे ही और भी जितने भी वर्ण हैं, अगर हम केवल उसका उच्चारण करते हैं और आप केवल उसे सुनते हैं तो वो ध्वनि है, और जैसे ही उसे लिख दिया जाता है और आप उसे पढ़ लेते हो तो वो वर्ण बन जाता है। कहने का अर्थ होता है कि ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है, मतलब मुंह से उच्चारित किया हुआ और कानों से सुना हुआ, तो वो ध्वनि है। और जैसे ही उसे लिखित रूप दे दिया जाता है और आप उसे पढ़ लेते हो तो वही वर्ण बन जाता है। समझ आ गई? ठीक है। अब वर्णमाला, अब हम लोग जानेंगे वर्णमाला क्या है। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा मोतियों के माला। एक माला में कई सारे मोती पिरोए होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वर्णमाला वर्णों का ही एक समूह है जो देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित होता है। तो वर्णमाला में हम वही जानेंगे। देखिए, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। मतलब वर्णमाला को जब एक व्यवस्थित रूप से एक समूह में लिख दिया जाता है, एक जगह पर एक क्रम से, तो वो वर्णमाला हो जाता है। जब वर्णों का निश्चित एवं क्रम से लगाया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को निश्चित एवं क्रम से लगाया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वर्णमाला में यहाँ पर अ, आ से लेकर अह तक स्वर वर्ण है। यहाँ पे अ से लेकर अह तक एकदम व्यवस्थित लगा हुआ है। अ, आ,
हर्ष इ, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह एकदम व्यवस्थित है। और क से लेकर ज्ञ तक ये भी पूरी तरह से व्यवस्थित लगा हुआ है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। ये पूरा वर्णों का एक समूह है, तो इसे ही वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को निश्चित एवं क्रम से लगाया जाता है तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एकदम निश्चित और एकदम क्रम से कि किसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है यहाँ आ बाद में और अ बाद में और आ पहले लिख दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चित और एकदम क्रम से लगाया गया है, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है, मतलब 52 को हिंदी में 52 कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 जरूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 49 है, मतलब 49, और यहाँ हमने लिखा है 52, मतलब 52। तो ये अंतर कैसे? तो देखिए हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसका उपयोग अभी ना के बराबर है, मतलब उससे कोई शब्द निर्माण अभी नहीं हो रहा है। जैसे मूर्धन्त स, फिर री, और एक और वर्ण है श्री, श्र जिसको कहते हैं। तो ये 3 वर्ण हैं जिसका उपयोग अभी ना के बराबर है, और विद्वान कहते हैं कि इन तीनों वर्णों को अभी हिंदी वर्णमाला से निकाल देना चाहिए। तो ये 3 वर्ण जो हैं और साथ ही ये अह, इनको भी हिंदी वर्णमाला से निकालने की बात हो रही है, क्योंकि इनका उपयोग अभी ना के बराबर है। इसीलिए इस बुक में इन 3 वर्णों को घटाकर ये 49 रखा गया है। लेकिन चूंकि अभी पूरी तरह से विद्वानों का एक मत नहीं हुआ है कि ये तीनों वर्ण हटा ही दिए जाएं, इसलिए हमने इसे 52 ही रखा है। हो सकता है आने वाले समय में ये 3 वर्ण इस 52 से निकाल दिए जाएं और वर्णों की संख्या 49 ही रह जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि हिंदी भाषा में कुछ विदेशी वर्ण का भी प्रयोग होता है, जिसे आगत वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया है मैंने पिछली कक्षा में, जिसमें आगत वर्ण में ख, झ, फ इस तरह में, जिसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, इस तरह के वर्ण का प्रयोग होता है। तो चूंकि ये विदेशी वर्ण है, दूसरे भाषा के ये वर्ण है और इसके बने शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तो विद्वान का कहना है कि इन तीनों को भी वर्णों में शामिल किया जाए। यदि ये तीनों वर्ण हिंदी भाषा में शामिल हो जाते हैं तो इसमें 3 और ऐड हो सकता है और वर्णों की संख्या 55 भी हो सकती है, मतलब 55। तो या तो इससे संख्या घट भी सकती है या तो इससे संख्या बढ़ भी सकती है। आपको पता है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 ये बोलिएगा। और साथ ही आप ये भी बता दीजिएगा कि कुछ वर्ण हटने वाले भी हैं, तो इसकी संख्या कुछ दिन बाद 49 भी हो सकती है, या फिर कुछ वर्ण इसमें ऐड भी हो सकते हैं, कुछ वर्ण इसमें जुड़ भी सकते हैं, तो इसकी संख्या बढ़कर 55 भी हो सकती है। समझ गए? ये हमारा वर्णमाला खत्म हुआ। अब हम जानेंगे वर्णों के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? तो हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? देखो, वर्ण यहां लिख दिया मैंने, इसके 2 भेद कर दिए। एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्वर वर्ण के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा वर्ण होता है जो स्वतंत्र होता है
और इसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब आप बोलोगे मैम स्वतंत्र कैसे? भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी, तो क्या उस दिन स्वर भी स्वतंत्र हो गया था? नहीं, ये इसका अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ सीधा सा जो परिभाषा है वो पहले ये है कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, और साथ ही साथ ये स्वतंत्र भी होता है। कैसे? उदाहरण में ये अ से लेकर औ तक, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 जो है ये स्वर वर्ण है। और जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे आप देखेंगे कि आप इसे बोलते जा रहे हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक अ का उच्चारण में पाएंगे कि आपके मुंह से केवल अ की ही ध्वनि निकल रही है। इस अ को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता आपको नहीं लेनी पड़ रही है, और इसे बोलने समय आपके मुंह में जो आपके मुंह से एक प्राण वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। इसीलिए इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। और चूंकि इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और साथ ही साथ ये री, इसे हमने गोल कर दिया है। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ पहले भी कि ये जो है ये मूल व्याकरण मतलब संस्कृत व्याकरण के वर्ण है, और ये इसके लिए आप ये जान लीजिए कि ये वर्ण हो सकता है कि कुछ दिनों में हिंदी वर्णमाला से निकाल दी जाए, और हिंदी वर्णमाला में अभी स्वर की जितनी संख्या है वो 11 है, अ से लेकर औ तक। तो अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो सुना है कि स्वरों की संख्या 13 है, कई बार हमने सुना है, तो 13 है तो उसमें 2 आपने किसे कम कर दिया? अ से लेकर औ तक को लिखा, लेकिन अंग और अह वो कहाँ है? वो तो आपने लिखा नहीं। तो देखिए यहाँ तो अंग और अह लिखा हुआ है मैम, तो फिर आपने क्यों नहीं लिखा? तो देखिए इसी के बारे में मुझे आपको बताना है कि ये दोनों जो है वो स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। किस में आते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी स्वर वर्ण के बारे में हमने क्या जाना कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और उनके उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण है। ठीक, अब आगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद सबसे पहले हम जानेंगे। स्वर वर्ण के भेद में तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के